हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल दोस्तों। मैं फिर गोपाल और स्वागत करता हूं आपका ईबीएस क्लास 10th में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर दोस्तों आप बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, अगर आप हिंदी के पेपर में कुछ भी आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप बिना पढ़े हिंदी के पेपर में 80 से 85 नंबर कैसे ला पाओगे, वो भी एकदम जेन्युइन तरीका है। आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो दोस्तों बिना पढ़े हिंदी में आप 80 से 85 अंक कैसे ला पाएंगे, हम आज की वीडियो में बताएंगे। दोस्तों ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा, पूरा यूट्यूब आप छान मारोगे कहीं नहीं मिलेगा। तो दोस्तों हम चालू कर देते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पे अपना अनुक्रमांक लिखना होता है और यहाँ पे अपना नाम लिखना होता है। तो दोस्तों ये आपका 2023 का हमने एक पेपर लिया है आपको समझाने के लिए कि आप बिना पढ़े कैसे कर पाओगे और कैसे ट्रिक के माध्यम से आप बहुविकल्पी प्रश्न यानी कि OMR शीट को आप भर पाओगे और आपके जो वर्णनात्मक प्रश्न है वो भी आप कर पाओगे एकदम ट्रिक के माध्यम से। तो दोस्तों आपका ये 801 है, ये कोड नंबर होता है और DB। तो दोस्तों ये 2023 का पेपर हमने लिया है हिंदी का। तो दोस्तों इसमें आपके पूर्णांक होते हैं 70 का और 30 नंबर आपका प्रयोगात्मक परीक्षा होती है जो कि आपके स्कूल की तरफ से नंबर दिए जाते हैं। ये दोस्तों आपका हिंदी का पेपर है, 901 कोड नंबर इसका होता है। तो दोस्तों हम बताएंगे कि आप 80 से 85 नंबर बिना पढ़े कैसे ला पाओगे, वो भी एकदम जेन्युइन तरीका। तो दोस्तों ये आपको पहले निर्देश यहाँ पे दिए जाते हैं। तो दोस्तों आपके जो समय सीमा है वो 3 घंटे और 15 मिनट की होती है। लिखा है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। तो दोस्तों आपको ये यहाँ पे हो जाता है। फिर दोस्तों आपको निर्देश दिया है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तो दोस्तों आपको पहले तो चीज तो ये नहीं करनी है, आपको जितने क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, आपको कुछ ना कुछ लिखना है। हम ट्रिक भी बताएंगे, आप 80 से 85% ला पाओगे हमारे द्वारा पढ़े गए। तो दोस्तों आपको जेन्युइन तरीका बताएंगे। तो दोस्तों इस प्रश्न खंड में 2 खंड आपका दिया है, आ तथा खंड बा। खंड आ में 1 से 20 बहुविकल्पी प्रश्न है जिनके उत्तर आपको OMR शीट मिलेगी, उसमें आपको देना होता है। तो दोस्तों आपका पहला प्रश्न खंड आ में आ जाता है बहुविकल्पी। तो दोस्तों बहुविकल्पी कैसे सॉल्व करना है, जैसे दोस्तों इसमें लिखा है चिंतामणि के रचयिता हैं डॉक्टर राजकुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और प्रेमचंद्र। तो दोस्तों पहले हम ट्रिक समझ लेते हैं कि बहुविकल्पी प्रश्न का ट्रिक करने का क्या माध्यम है, आइए जानते हैं। तो दोस्तों ये आपको वहाँ पे कॉपी दी जाएगी। तो दोस्तों कॉपी में पहले आपको लाइन खींच लेना है। दोस्तों आपको पतरी की सहायता से यहाँ पर स्केल की सहायता से लाइन खींच लेना है। लाइन एकदम सीधी होनी चाहिए। इसमें 2 तरह के प्रश्न पूछे जाता है। पहले तो आपका पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न और दूसरा आपका पूछा जाता है सब्जेक्टिव प्रश्न। तो दोस्तों ये आपके 2 माध्यम में आपका बोर्ड का एग्जाम होता है। तो दोस्तों आपके पहले हम देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने का ट्रिक क्या है। आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न कैसे करेंगे, क्योंकि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों इसके सॉल्व करने के आपके 4 तरीका हैं। तो पहले दोस्तों आपके 4 बहुविकल्पी प्रश्न दिए रहेंगे, जैसे मान लीजिए 1 दिया है, फिर B दिया है, फिर C दिया है, फिर आपका D दिया है। तो दोस्तों आपका जो पहला ट्रिक हो जाता है वो हो जाता है आपका A और B, जहाँ पे दोस्तों आपका लिखा हो A और B। तो मान लीजिए जैसे कि आपका पहला हो जाता है A और B, यानी कि दोस्तों आपका जो 4 बहुविकल्पी प्रश्न दिए हैं इसमें आपका ऊपर कुछ भी लिखा है, दूसरे में कुछ भी लिखा है। जहां पर दोस्तों आपको ये दिखे A और B दोनों, यानी कि आपका A और 2 दोनों भी सही हैं, तो वो आपको टिक कर देना है। वो आपका 100% श्योर होकर हम कह रहे हैं कि वो आपका सही निकल जाएगा। फिर दोस्तों आपका जो दूसरा ट्रिक है उसमें क्या लिखा होगा दोस्तों, कहीं पर आपको ये दिख जाए कि इनमें से सभी, या फिर दोस्तों कभी कभी ये भी लिखा होता है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों अगर बहुविकल्पी प्रश्न में आपको इनमें से सभी या उपरोक्त सभी कहीं पे कुछ भी दिख जाए तो आप आंखें मूंझ कर उसे टिक कर देना, वो आपका सही निकल जाएगा। तो दोस्तों तीसरा हम देख लेते हैं। तीसरा दोस्तों आपका वे प्रश्न होते हैं जिनमें से ये लिखा होगा इनमें से कोई नहीं, या फिर दोस्तों कभी कभी ये भी लिखा होता है कि उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो दोस्तों आपको जहाँ पे इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में से कोई नहीं दिखे तो आप उसको टिक कर देना, तो वो दोस्तों आपका एकदम सही हो जाएगा। फिर दोस्तों अगर ऐसे भी प्रश्न दिए रहते हैं जिसमें ए आपका ऑप्शन दिया है, बी ऑप्शन दिया है और सी दिया है और डी दिया है, जिसमें से दोस्तों आपका ना इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी और ए और बी कोई भी, मतलब कि इन तीनों में से कोई प्रश्न नहीं दिया है, कुछ भी ये नहीं दिया है, तो आप उसे कैसे सॉल्व करोगे? आप तो यहाँ पे फंस जाओगे। तो दोस्तों इसमें आपको सॉल्व करने का ट्रिक जो है वो आपको हमेशा ए पे लगाना या फिर आप सी पे लगाना। इनमें में से आप अगर एक पर लगा दोगे तो आपका 100% 100% बता रहे हैं कि आपका सही हो जाएगा। या फिर दोस्तों उस समय आपको लगे कि ए वाला कुछ सही लग रहा है या फिर सी वाला कुछ सही लग रहा है, तो आपको जो सही लगे उस पर आप टिक कर देना, वो आपका 95% तक सही हो जाएगा। तो यही दोस्तों ट्रिक होता है बहुविकल्पी सॉल्व करने का। तो दोस्तों हम देख लेते हैं आपके बहुविकल्पी 20 पूछे जाते हैं। तो जैसे कि दोस्तों इसमें पूछा गया चिंतामणि के रचयिता कौन है? डॉक्टर राजकुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आपका प्रेमचंद। तो दोस्तों आपका इसमें सी नंबर वाला सही हो जाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, ए तो आपका है नहीं, सी वाला सही हो जाएगा। तो ऐसे ही पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद और यशपाल आपका राजेंद्र यादव। तो ऐसे दोस्तों आपको ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना है प्रश्न को। अब दोस्तों हम देख लेते हैं आपके जो सब्जेक्टिव प्रश्न है उन्हें सॉल्व करने का क्या ट्रिक है। ये तो आप समझ गए हैं कि इसमें दोस्तों आपका पहला हो जाता है ए और बी आप लगा लीजिए, या फिर इनमें से सभी जहां लिखा हो उसे लगा दो। उसके बाद या फिर कहीं पे आपको दिख जाए इनमें से कोई नहीं वो लगा दो, आपके 100% सही हो जाएंगे। या ए बी और सी डी में से आपका कोई ऑप्शन दिए हैं तो आप हमेशा ए या सी लगाइएगा, आप ए या सी लगाइएगा, आपका 100% सही हो जाएगा। फिर दोस्तों अब हम देख लेते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न कैसे आप सॉल्व करोगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा खंड बा, इसमें आपका वर्णनात्मक प्रश्न दिया गया है। ये दोस्तों आपका प्रश्न संख्या 1 हो जाएगी। ये आपको कैसे लिखना है और ट्रिक के माध्यम से, अगर दोस्तों आपको नहीं आ रहा है कि आप कैसे लिखेंगे, आइए हम बता देते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमें सॉल्व करना है, वर्णनात्मक प्रश्न आपका पूछा गया है, तो इसे आप कैसे सॉल्व करोगे? तो पहले दोस्तों आपको क्या करना होगा, पहले तो दोस्तों आपको यहाँ पे लाइन खींचनी होगी। आप स्केल या पतली की सहायता से लाइन खींच सकते हो, एकदम सीधा खींचना, और आपको बड़ी सुंदर राइटिंग यानी कि आपको बहुत अच्छी राइटिंग में लिखना होगा, तभी एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देंगे। तो दोस्तों इसे लिखने के लिए पहले दोस्तों आपको लिखना होगा खंड बा, है ना दोस्तों, आप यहाँ पे लिखे हो खंड बा। उसके बाद दोस्तों आपको लिखना होगा वर्णनात्मक प्रश्न, है ना दोस्तों, आप यहाँ पे लिखोगे वर्णनात्मक प्रश्न। फिर दोस्तों आपका स्केल की सहायता से आपको यहाँ पे लाइनिंग कर देना है। फिर दोस्तों आपका प्रश्न संख्या यह कितनी है? आपका वर्णनात्मक प्रश्न की प्रश्न संख्या 1 है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 1। दोस्तों आपको यहाँ पे लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 1। फिर दोस्तों आपका स्केल की सहायता से आपको यहाँ पे लाइनिंग कर देना है। लाइनिंग करने के बाद दोस्तों आपका प्रश्न 1 क्या होता है, आइए समझते हैं। दोस्तों प्रश्न 1 में बताया गया है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दोस्तों इसमें आपके कितने 3 आपके विकल्प दिए गए हैं, यानी कि आपके 3 प्रश्न दिए गए हैं। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? पहले तो दोस्तों आप यहाँ पे देखोगे कि अफवाही पास आया, ममता ने रुक कर कहा, मतलब कि ये जो आपका दिया गया है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो दोस्तों सबसे पहले आप ये लिखेंगे कि खंड बा वर्णनात्मक प्रश्न, फिर प्रश्नोत्तर संख्या 1। फिर दोस्तों आपको यहाँ पे लिखना है संकेत। क्या लिखना है दोस्तों? संकेत। तो संकेत दोस्तों क्यों लिखा जाता है? संकेत देखो दोस्तों आपका जैसे ये दिया है, उसके बाद दोस्तों आपका अथवा लगा के कितना जीवन बरस पड़ा है ये दिया है। अगर दोस्तों आप ये वाला कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे लिखना होगा अफवाही से आपको यहाँ पे जाती हूँ, ये आपको डैश डैश करके लिखना होगा। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आप ये कर रहे हैं तो आपको कितना जीवन से लेकर यहाँ तक लास्ट तक लिखना होगा जो आगे होगा। तो दोस्तों हम ये वाला आपका ट्रिक के माध्यम से बताने वाले हैं। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? तो दोस्तों आप पहले हम यहाँ लिखेंगे संकेत। तो संकेत लिखने के बाद हम लिखेंगे अश्वारोही और जाती हूँ। तो आप लिखेंगे अश्वारोही, अश्वारोही। फिर दोस्तों लास्ट में आपका लिखा है जाती हूँ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जाती हूँ। फिर दोस्तों बीच में हमें डैश डैश कर देना है। अगर दोस्तों आपके पास स्केल है तो आप स्केल से यहाँ पे अंडरलाइन कर देना है आपको।
फिर दोस्तों हमें क्या करना है दोस्तों, इसे आप एक बार पढ़ लीजिएगा, अगर आपकी इच्छा हो तो आप पढ़ लीजिएगा, वरना दोस्तों आपका प्रश्न संख्या दिया है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दोस्तों संदर्भ लिखना आपको नहीं पता है तो हम बताएंगे आपको संदर्भ कैसे लिखना है। तो दोस्तों आपको नीचे आना है, नीचे लिखने के बाद आपको यहाँ पे आई डालना है, यानी कि आपकी जो प्रश्नोत्तर संख्या है पहला है, तो आप यहाँ पे लिखें आई। आई लिखने के बाद पूछा है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो दोस्तों आपको संदर्भ कैसे लिखना है, आपको यहाँ पे काले पेन से लिख देना है संदर्भ। क्या लिखना है दोस्तों, संदर्भ। संदर्भ लिखने के बाद आपको अंडरलाइन कर देना है। अंडरलाइन करने के बाद आपको नीले पेन से यहाँ पे लिखना है प्रस्तुत गद्यांश। आपको लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य में संकलित। अब दोस्तों आपको पता है कि ये कौन से लेसन से लिया गया है। अगर दोस्तों ये आपको नहीं पता है कि ये कौन से लेसन से लिया गया है तो आपको क्या करना है, पहले तो दोस्तों आपको जो ये दिया गया है पैराग्राफ, इसे आपको पढ़ना है। जैसे लिखा है असोराही पापा या ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। तो दोस्तों इसमें आपका ममता आ गया, तो ये आपका एक चैप्टर ही है ममता, तो आप इसे ही लिख देंगे कि ममता आपका हो जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे काले पेन से लिखेंगे, आप काले पेन से दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे ममता। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य में संकलित ममता नामक। अब यहाँ लिखेंगे ममता नामक पाठ से अवतरित है। इसके लेखक आप लिखेंगे इसके लेखक। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि ये ममता के जो लेखक हैं वो आपको नहीं पता है, मान लीजिए आपको नहीं पता है तो आप क्या लिखोगे, तो दोस्तों आप इसे खाली तो छोड़ोगे नहीं। तो उस टाइम पे अगर दोस्तों आपको नहीं पता है तो उस टाइम पे आपको जितने भी मतलब कि जो कवि हैं लेखक हैं किसी का भी नाम आपको याद आ जाए, जैसे रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनका भी नाम आपको आ जाए तो आप तुरंत लिख दे, या ना सोचे सही है गलत है। अगर आपको नहीं पता है आप छोड़ दोगे तो आपको कुछ भी नंबर नहीं दिया जाएगा। अगर आप कुछ लिख दोगे तो एग्जामिनर क्या कहता है, वो अब जब आएगा तो वो देखेगा वर्णनात्मक प्रश्न, प्रश्नोत्तर संख्या, संकेत और संदर्भ लिखा है तो वो आपका ऐसे चेक कर देगा। वो ये नहीं देखेगा कि आपका जो लेखक है वो कौन है, ये है, उसके बाद इतना समय नहीं होता है। वहाँ पे बहुत कापियाँ, लाखों बच्चों की कापियाँ दी जाती हैं। तो दोस्तों आपका यहाँ पे लिख देना है, जैसे हम लिख देते हैं कि यहाँ पे लिख देते हैं कि अवतरित है, इसके लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं, शुक्ल जी हैं। ये दोस्तों आपका संदर्भ तैयार हो गया। बस दोस्तों आपको इसी प्रकार से संदर्भ लिखना है, आपको फुल नंबर दिए जाएंगे। फिर दोस्तों आपका प्रश्न दूसरा क्या कहता है, दोस्तों दूसरा प्रश्न पूछा जाता है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी कि दोस्तों ये जो रेखाएं बनी हुई हैं, इनके जो रेखाएं हैं इनका हमें हिंदी अनुवाद करना है, अंश की व्याख्या करना है। तो व्याख्या कैसे करना है आइए समझ लेते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तब भी हम आपको सिंपल वे में बता देंगे। दोस्तों हम नीचे आएंगे, फिर दोस्तों आपको स्केल की सहायता से यहाँ पे लाइन खींचते जाना है। हमारे पास वो कॉपी नहीं है, वरना हम आपको उसमें क्लियरिटी के रूप में दिखा देते। तो दोस्तों आपको यहाँ पे लिखना है दूसरा, एक लाइन हम छोड़ देंगे, यहाँ पे भी लाइन खींच देंगे। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे डबल आई, यानी कि आपका सेकेंड पोर्शन। तो सेकेंड वाले में दोस्तों पूछा गया है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। दोस्तों आपको राइटिंग सुधारना है, अपनी राइटिंग अच्छे से लिखोगे तभी आपको नंबर फुल दिए जाएंगे। एग्जामिनर आपको ये राइटिंग पर ही नंबर देता है। तो दोस्तों आपको लिखना है रेखांकित अंश की व्याख्या। फिर दोस्तों आपको आगे क्या लिखना है,
दोस्तों देखो इसमें क्या लिखा है कि मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही, भगवान ने सुन लिया। तो दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे लिखा है मैं आजीवन, तो आपको आजीवन हटा देना है, तो जीवन लिख देना है। उसके बाद लिखना है अपनी झोपड़ी के खोदे जाने, अपनी झोपड़ी के खोदे जाने का डर, यही आपको उतार देना है कुल मिला के। जैसे कि इसमें 2-3 शब्द हैं, उन्हें आपको चेंज कर देना है, जैसे कि उनका कोई मतलब आपको पता है। जैसे मैं आजीवन, आजीवन का मतलब जीवन भर, तो मैं आजीवन भर अपनी झोपड़ी के खोदे जाने, अपने घर या झोपड़ी जो कुछ आप बना पाओ तो वो हिसाब से बना दो, या फिर आप इसे ही उतार दोगे तो आपको फुल नंबर दिए जाएंगे। तो दोस्तों आप कैसे लिखोगे कि यहाँ पे हमें लिखना है, जैसे आपने लिखा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, आपको इसे अंडरलाइन कर देना है काले स्केच से। फिर दोस्तों हम यहाँ लिखेंगे कि आपका दिया है मैं आजीवन, तो आप लिखोगे मैं जीवन भर, मैं जीवन भर। उसके बाद दोस्तों लिखा है अपनी झोपड़ी, तो आप लिखेंगे अपनी झोपड़ी। फिर दोस्तों आपको यही सब उतार देना है, यहाँ से लेकर आप यहाँ से उतार दोगे दोस्तों, फिर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक सब उतार के इसमें छाप देना है। आप यहाँ तक सब लिख दोगे। फिर लिखने के बाद दोस्तों आप दूसरा तीसरा आपका क्या कहता है कि ममता के आजीवन भयभीत रहने का क्या कारण था। तो दोस्तों आपको पहले ही मिल गया है कि मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने से डर से भयभीत रही। जब आप इसे पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा, तो आपको पहले ही मिल गया है कि ममता के आजीवन भयभीत रहने का क्या कारण था। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि आप यहाँ पे तीसरा डालेंगे, इस पे लाइन कर देंगे, फिर आपका यहाँ पे तीसरा लिखा जाएगा। तीसरा लिखने के बाद दोस्तों आप लिखेंगे ममता के आजीवन भयभीत रहने का क्या कारण था। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ममता के आजीवन भयभीत रहने का कारण यह था कि वह अपनी झोपड़ी के खोदे जाने से हमेशा भयभीत रहती थी। बस आपका बड़ा ही सिंपल है, आप पढ़ो या ना पढ़ो आपको अच्छे नंबर लिए जाएंगे। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब यह है आपको पढ़ना है, अगर आप कुछ आगे बनोगे तो आपको पढ़ना है। लेकिन आप मान लो कि अभी अपने पास टाइम तो है नहीं, आपके पास ज़्यादा समय तो बचा नहीं है, तो आप ट्रिक के माध्यम से समझ कर अच्छे नंबर ला सकते हो। फिर दोस्तों आपका यह गद्यांश आपका कंप्लीट हो जाता है। आपको यहाँ पे 6 नंबर पक्के मिल जाएंगे, 6 नहीं तो आपको 5 तो मिल ही जाएंगे, लेकिन हम बता रहे हैं आपको 6 पूरे दिए जाएंगे। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। फिर दोस्तों आपका प्रश्न 2 आ जाता है। प्रश्न 2 में दोस्तों पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दोस्तों इसमें आपका गद्यांश था, इसमें पद्यांश है, तो पद्यांश का उत्तर हमें कैसे देना है आइए समझ लेते हैं। दोस्तों इसमें लिखा है पुरते निकफी रघुवीर बधु धर धीर दये मगमेद दोगबे। तो ये दोस्तों आपको क्या करना है, इसमें देखो 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है, तो संदर्भ कैसे लिखना है हम आपको बता दे रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले तो दोस्तों हमें यहाँ पे लाइनिंग करनी है, हमें 2 स्केल की सहायता से लाइन खींच लेना है। दोस्तों आपको सीधी पतरी की सहायता से लाइन खींच लेना है। लाइन खींचने के बाद दोस्तों आपका जो प्रश्नोत्तर संख्या है, तो आप यहाँ पे लिखोगे प्रश्नोत्तर संख्या। दोस्तों आपकी प्रश्नोत्तर संख्या कितनी दी गई है, प्रश्नोत्तर संख्या आपकी 2 दी गई है, तो प्रश्नोत्तर संख्या हम 2 लिख लेंगे। प्रश्नोत्तर संख्या 2 लिखने के बाद दोस्तों आपका पहला दिया है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे आई तो पहले नहीं लिखेंगे, पहले तो दोस्तों आपको लिखना होगा संकेत। क्या लिखेंगे दोस्तों, संकेत। संकेत क्यों लिखा जाता है दोस्तों, हमने बता दिया है कि आपका ये दिया है अथवा में आपका एक ये भी दिया है, तो आप इनमें में से जो करोगे उसका संकेत आपको लिखना होता है। तो दोस्तों जैसे पहले हम ये करने जा रहे हैं पुरते निकफी, तो आपको लिखना है पुरते लेके और आपको जलचय लिखना है, यानी कि डैश डैश करके जलचय लिखना है। तो हम लिखेंगे पुरते, तो हमें यहाँ पे दोस्तों लिखना है पुरते। फिर दोस्तों आपका लास्ट में क्या दिया गया है, जलचय, तो आप यहाँ पे लिखेंगे जलचय। उसके बाद दोस्तों आपको डैश डैश करना है। डैश डैश करने के बाद दोस्तों आपका जो प्रश्न पहला दिया गया है संदर्भ लिखना है, तो हम यहाँ लिखेंगे आई लिखने के बाद आपका लिखेंगे संदर्भ। उसके बाद दोस्तों आपको लाइनिंग कर देना है। फिर संदर्भ में दोस्तों आपको क्या लिखना है, प्रस्तुत, उसमें दोस्तों आपका गद्यांश था, इसमें आपका पद्यांश पूछा गया है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के
अब दोस्तों यहाँ पे लिखना है आपको प्रश्नोपद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के आपका कौन सा लेसन है। तो आइए समझ लेते हैं। जब दोस्तों आपको ये नहीं पता है तो आपको यहाँ पे ये पढ़ना है, ये जो पंक्तियाँ दी गई हैं इसे आपको पढ़ना है। लिखा है पुरते निकफी रघुबीर बधु धरी ढेर दये मगदोय में और झलकी भरी भालक कनी जल की पुत्र सोखी गए मधुराधर में फिर बूझती है चलनो अब केतलिक पर्ण कोतल करियों कित है पिए की लखी आतुरता पिए की अखिया अति चारु चली जलचय। तो दोस्तों आपको जब आपने पढ़ा होगा तो आपको कुछ कुछ तो अंदाजा लग रहा होगा कि ये कहाँ पे है। आपको जो पहला चैप्टर है वो क्या चैप्टर है। तो आपको दोस्तों क्या लिखना है इसमें, आप जैसे कि धनुष भंग आपका है वो आप लिख सकते हो। जैसे कि दोस्तों इसमें आपका वो तुलसीदास जी हैं तो उन्होंने क्या लिखा है वो हम लिख सकते हैं। तो दोस्तों आप कुछ भी इसमें बना के लिख सकते हो। जैसे कि हमने लिखा कि प्रश्नोपद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के धनुष भंग, आप ये भी लिख सकते हो धनुष भंग, धनुष भंग, धनुष भंग नामक शीर्षक से, नामक शीर्षक से अवतरित है, अवतरित है। और इसके उसमें दोस्तों लेखक थे, इसमें आपके कवि हो जाएंगे, इसके कवि, या फिर आप इसके रचयिता भी लिख सकते हो, इसके कवि। अब दोस्तों आपके लेखक में क्या हैं, आपके दोस्तों उसमें सूरदास भी हैं और आपके रस खान भी हैं। तो आप जिनका मन आपको आ जाए, यानी कि आपके दिमाग में जो कुछ उस टाइम पे आ जाए आप लिख दो। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, आप सही सही लिखना। अगर आपको नहीं पता है तो जो मन में आ जाए वो लिख दीजिए। जैसे हम यहाँ पे रस खान लिखे दे रहे हैं तो हम लिख देते हैं रस खान, इसके कवि रस खान जी हैं, रस खान जी हैं। बस दोस्तों आपको इसमें पूरे नंबर दिए जाएंगे, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है उसके बाद लाखों कापियाँ होती हैं। वो आएगा, प्रश्नोत्तर संख्या देखेगा, संदर्भ देखेगा, प्रश्नोत्तर, बस आपको नंबर दिए और चलते बना आगे। बस दोस्तों आपको इतना ही लिखना है। अगर आप दोस्तों इसे छोड़ दोगे तो एग्जामिनर आपको एक भी मार्क्स नहीं देगा। अगर आप इतना लिख दोगे तो आपको फुल नंबर दे देगा। फिर दोस्तों आपका दूसरा जो प्रश्न है वो क्या कहता है। और दोस्तों दूसरा जो आपका प्रश्न कह रहा है देखते हैं। इसमें कह रहा है श्री राम के नेत्रों से आंसू क्यों बहने लगे। तो दोस्तों आपको पता है कि वो सीता जी थी तो वो वन जा रही थी, तो वो जब चल रही थी तो उनके पैर में कांटे चुभ रहे थे, तो उनको देखकर श्री राम के आंखों में आंसू आ गए। तो आप इसे बनाकर लिख देना है, और जब बनाकर लिख दोगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। फिर दोस्तों इसमें पूछा रेखांकित अंश पर्णकोटि करिहों कित है में कौन सा अलंकार है। इसमें दोस्तों आपका अलंकार पूछा है। तो अलंकार दोस्तों उस समय आपको कुछ भी याद आ जाए, जैसे रूपक हो गया, उपमा हो गया, उत्प्रेक्षा हो गया, जो कुछ भी है आप यहाँ पे लिख दोगे। तो जैसे कि दोस्तों लिखा है रेखांकित अंश पर्णकोटि हरियो कित है, तो आपको तीसरा यहाँ पे लिखना है। तीसरा लिखने के बाद आप लिखोगे कि ये जो आपका दिया गया है ये अंडरलाइन वाली शब्द आपको यहाँ पे लिखना है। फिर में कौन सा अलंकार है आपको लिखना, में रूपक अलंकार है, तो आपको पूरा नंबर दे दिया जाएगा। तो दोस्तों अगला देख लेते हैं, अगले में आपको कैसे क्या करना है। अगला दोस्तों आपका तीसरा नंबर है। तीसरे नंबर में दोस्तों आपका पूछा गया है कि संस्करण में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो दोस्तों इसमें भी आपका हिंदी में अनुवाद करना है, तो इसे भी हम समझ लेते हैं कैसे करना है। पहले तो दोस्तों आपको यहाँ पे लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या। प्रश्नोत्तर संख्या दोस्तों आपका कौन सा है, 3 है। प्रश्नोत्तर संख्या आपका 3 है। फिर दोस्तों आपको यहाँ पे लिखना है संकेत, संकेत। संकेत लिखने के बाद दोस्तों आपका लिखना है ऐसा नगरी, ऐसा नगरी। ऐसा नगरी लिखने के बाद दोस्तों आपको डैश डैश करना है भाषायाम कारिता। तो आप यहाँ पे लिखेंगे भाषायाः कारिता, है ना दोस्तों। उसके बाद डैश डैश करना है। फिर दोस्तों आपको क्या करना है, प्रश्न आपका दिया गया कि संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। आप पहले लिखेंगे संदर्भ, संदर्भ। तो दोस्तों संदर्भ में हमें लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के, संस्कृत के, संस्कृत के। ये दोस्तों आप जैसे लिखा है ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत संस्कृत भाषा यश केंद्र स्थलम अस्ति संस्कृत, यानी कि दोस्तों आपका ये संस्कृत लिखा है। तो आपका ये यहाँ पे आपको जो समझ में आए, जैसे भाषा भी इसमें बताया गया है और भारतीय संस्कृत भी बताया गया है, तो आपको यहाँ पे लिखना है कि हमारी जो ये लिया गया है वो लिया गया है भारतीय संस्कृत। तो आप मतलब कि अपने हिसाब से देख लेना, आपके में जो चैप्टर है वो आपको यहाँ पे लिख देना है, जो आपको तुरंत में याद आ जाए।
ये फिर लिखा है प्रश्नों गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के भारतीय संस्कृत नामक पाठ से अवतरित है। फिर दोस्तों इसमें आपके लेखक वगैरह होते नहीं हैं, तो आपको बस इतना ही लिखकर छोड़ देना है। फिर दोस्तों इसमें पूछा है कि हिंदी में अनुवाद करना है, तो दोस्तों आप यहाँ पे काले पेन से लिखेंगे कि हिंदी में अनुवाद है ना दोस्तों। हम यहाँ पे लिखेंगे हिंदी में अनुवाद। तो दोस्तों आपका जैसे दिया गया है कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषा या केंद्र स्थलम अवस्थित। तो दोस्तों आपको इसमें जो कुछ भी समझ में आ जाए, जैसे कि ऐसा यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थल है। उसके बाद दोस्तों आपका समझ में इत एव संस्कृत वाग्मय, इसमें संस्कृत वाग्मय और संस्कृत आलोक सर्वत्र आता है। ऐसे आप बना के लिख दीजिएगा। फिर लिखा है मुगल युवराजा दारा सिकोहा, तो मुगल युवराज दारा सिकोहा लिखा है तो आपको सिकोह लिख देना है। यानी कि आप बना कर जो है यहाँ तक आप उसे लिख दोगे तो आपको पूरा नंबर दिया जाएगा। फिर दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। फिर दोस्तों आपका प्रश्न 4 में पद्यांश पूछा जाता है। पद्यांश में दोस्तों आपको क्या करना है, जिसमें पद्यांश लिखा है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। अब ये करिए या फिर ये लिखिए माता गुरुतरा भूमे खात पितोश्च तरस्तथा और मना शीघ्रतरम वाता चिंता बहुतरी त्रात। ये आप लिखिए या फिर इसका ये करिए। इसमें पूछा है नीचे दिए गए पद्यांश में से किसी पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 4, आपका 4 है ना, तो आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 4। प्रश्नोत्तर संख्या 4 लिखने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे संकेत लिखना है। संकेत लिखने के बाद आपको लिखना है सर्वे भवन्तु से लेकर आप लिखेंगे कि दुर्भाग्य भवेत्। यहाँ तक लिखने के बाद दोस्तों आपका पूछा है पद्यांश। पद्यांश आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्करण में संकलित ये आपका सर्वे भवन्तु सुखिनः जो है ये हमेशा उसे आपका सुभाषी रत्नानि से लिया जाता है। तो आपको जो याद में आ जाए संस्कृत भाषा जो कुछ भी आ जाए आप लिख दोगे, तो आप सुभाषित रत्नानि लिख दोगे। उसके बाद दोस्तों इसमें आपका लेखक वगैरह होते नहीं है तो आप यहीं से छोड़ दोगे। तो दोस्तों इसमें हिंदी में अनुवाद भी पूछा है, तो अब दोस्तों आपको हिंदी में अनुवाद कैसे करना है। जैसे दोस्तों इसमें लिखा है सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो आपको क्या समझ में आ रहा है, इसमें आप लिखेंगे हिंदी में अनुवाद, हिंदी का अनुवाद। फिर उसके बाद आप डैश लगाओगे, फिर आपको लिखना है सर्वे भवन्तु सुखिनः लिखा है तो आप सर्वे का मतलब आप समझ गए होंगे कि सभी, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। जैसे लिखना है सर्वे भवन्तु सुखिनः सभी सुखी रहें, सर्वे सन्तु निरामया सभी निरोगी रहें, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सबका कल्याण हो, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् सबका दुख भाग जाए, आप ऐसे लिख सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपका ये हो जाता है। फिर दोस्तों आपका प्रश्न 5 है कि अपने कथित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। ये दोस्तों आपका जैसे मुक्तिदूत हो गया, जो खंड काव्य नहीं चलते हैं, हर जिले में अपना अलग अलग चलता है। तो जैसे दोस्तों इसमें मुक्तिदूत दिया गया है, मुक्तिदूत खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। यानी कि जो मुक्तिदूत है इसमें आपका जो नायक है वो आपके क्या है, वो आपके हैं महात्मा गांधी, तो उनका चरित्र चित्रण करना है। या फिर दोस्तों इसमें लिखा है मुक्तिदूत खंड काव्य के प्रथम सर्ग की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। दोस्तों ये मुक्तिदूत जो है इसमें पूरा जो आधार है वो बस आपका महात्मा गांधी के बेस पर है, तो महात्मा गांधी के बारे में आप सब कुछ लिख डालिएगा। आप जैसे यहाँ पे लिखोगे आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या आपका है 5। आप यहाँ पे लिखोगे प्रश्नोत्तर संख्या का आप का कर रहे हैं, जैसे कि ये आप का कर रहे हैं तो का आपका पहला कर रहे हैं तो आई डालेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे का, उसके दोस्तों आई डाल देंगे। आई डालने के बाद दोस्तों लिखा है मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर नायक का चरित्र चित्रण, तो आप यहाँ पे लिखेंगे मुक्तिदूत नायक, ब्रैकेट में डाल देंगे नायक। फिर दोस्तों आप यहाँ पे महात्मा गांधी भी लिख सकते हो, या फिर आप इतना ही लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से स्टार्ट कर देंगे कि महात्मा गांधी का जन्म यहाँ हुआ था, उन्होंने ये किया, उसमें फिर आंदोलन छेड़े, इन्होंने ये आंदोलन चलाया, वो आंदोलन चलाया, और उसमें स्वतंत्रता संग्रामी जो आपको याद आ जाए वो सब बना के आप 1.5 पेज का लिख दोगे, आपको फुल नंबर दिए जाएंगे। फिर दोस्तों आपका यहाँ पे आ जाता है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में दोस्तों आपका पहला दिया गया है खंड का में दोस्तों आपको बताया गया है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। यानी कि दोस्तों इसमें आपका लेखक के जीवन परिचय देना है। तो दोस्तों अगर आपको जीवन परिचय नहीं आता है तो आप कैसे करेंगे, आइए जान लेते हैं। पहले दोस्तों आपका दिया
रामचंद्र शुक्ल, दूसरा दिया गया है डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय और तीसरा आपका दिया गया है जयशंकर प्रसाद। जैसे कि दोस्तों आपको करना है जयशंकर प्रसाद, तो आप तीसरा लिखकर जयशंकर प्रसाद करेंगे। तो दोस्तों आपको कैसे करना है, पहले दोस्तों आप यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या ये आपका 6 का है, 6 का। दोस्तों आप कर रहे हैं तीसरा वाला, तो आप लिखेंगे तीसरा लिखने के बाद दोस्तों आप यहाँ लिखेंगे जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। अब कहाँ पे है दोस्तों, आप यहाँ पे जीवन परिचय भी लिख सकते हो, जीवन परिचय। तो दोस्तों आप जीवन परिचय आप कैसे लिखेंगे कि आपको पूरे नंबर दिए जाएं। तो दोस्तों सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको यहाँ अपना एक तालिका बना लेना है। जैसे कि दोस्तों आप ये बनाओगे, आपको ऐसे बना लेना है। बनाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे लिखना है छोटे अक्षरों में कि संक्षिप्त परिचय, संक्षिप्त परिचय दोस्तों लिखने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है नाम, जन्म स्थान, फिर दोस्तों आपको लिखना है मृत्यु स्थान। आप यहाँ पे रचना भी लिख सकते हो, एक रचना लिख दोगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पे लिखना है उनका जो आपका नाम है, इनका जयशंकर प्रसाद, आपको यहाँ पे लिख देना है। फिर जन्म इनका, सन आपको, जैसे आपको सन नहीं पता है तो दोस्तों आप ऐसे कुछ भी लिख दीजिए, जैसे कि सन 1889 लिख दीजिए, 1887 लिख दीजिए, या फिर 1902 लिख दीजिए। आपको जो आता है वो ऐसे ही आप झोंक दीजिए, उसमें लिख दीजिए, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। क्योंकि एग्जामिनर के बाद जो है लाखों कापियाँ होती हैं, कितनी कापियाँ, लाखों कापियाँ होती हैं। वो आपका ऐसे ही आएगा, चेक कर लेगा, हाँ ये आपने बाकायदा लिखा है, सब कुछ लिखा है, आपकी राइटिंग अच्छी है, आपको फुल मार्क्स देकर आगे बढ़ जाएगा। तो दोस्तों आपको यही करना है। यहाँ पे जन्म स्थान आपको नहीं पता है, आप काफ़ी डाल दीजिए, बनारस डाल दीजिए, जो मन में आए वो डाल दीजिए, लेकिन थोड़ा प्रसिद्ध डालना, जैसे आपका काफ़ी हो गया, बनारस हो गया, और आपका उत्तर प्रदेश हो गया, बांदा हो गया, ये आप डाल सकते हो, इसमें आपका डाल देना है। फिर आपका मृत्यु सन, जैसे कि दोस्तों आपका ये 1889 आपने यहाँ लिखा, तो आप यहाँ 1804 ना लिख देना, आपको यहाँ पे 1904 लिखना है, या फिर आप 1905 लिख सकते हो, है ना। मतलब कि जन्म से पहले नहीं लिख देना है कि जन्म उनका हुआ है 1889 में और वो मृत्यु पहले ही हो गई, तो थोड़ा मतलब कि अपना भी दिमाग लगाना है ताकि एग्जामिनर आपको पकड़ ना पाए। फिर मृत्यु स्थान, जैसे काफ़ी में पैदा हुए तो काफ़ी ही लिख दो, क्योंकि काफ़ी में मर गए, जब बनारस लिख दो। फिर रचना उनकी जो कुछ जयशंकर प्रसाद की, जैसे आपको कोई भी रचना आ जाए, जैसे गबन आ गई आपकी, गदन आ गई आपकी, जो मान लीजिए कमायनी आ गई, जो आपको ध्यान में आ जाए वो आप इसमें लिख दीजिए रचना में। बस इसका दोस्तों आपका संक्षिप्त परिचय लिखने के बाद अब दोस्तों आप यहाँ पे बनाए झोंक दीजिए। आप यहाँ पे लिखेंगे कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म, सन जो इसमें डालोगे वही इसमें डाल देना। सन 1889 ईस्वी में काफ़ी के प्रसिद्ध गांव में हुआ, जो भी गांव बता दो। इसके बाद फिर इन्होंने इतनी पढ़ाई की, इनकी स्कूलिंग शिक्षा वहाँ से हुई, और इनके माता पिता का ये नाम बना के लिख दो, या फिर इनके माता पिता बड़े शिक्षित थे, इनका साहित्यिक वातावरण बचपन से ही इन्हें मिलता रहा, और ये आगे चल के महान विद्वान हो गए, और इन्होंने ये किया और वो किया। आप ऐसे बना कर इसमें लिख दो। फिर दोस्तों आपका लास्ट में लिख देना है कि इनकी मृत्यु सन 1904 ईस्वी में काफ़ी में हुई, और फिर उसके बाद दोस्तों आपको लिख देना है रचना लिखने बाद। अब लिखने के बाद आप जैसे जो कुछ आपको याद में आ जाए, कमायनी हो गए, रफ कलफ हो गए, रस्मेर्थी हो गई, आप ये लिख दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। फिर दोस्तों आपका प्रश्न संख्या इसमें दिया गया है खा वाले में कवि का आपका जीवन परिचय लिखना है, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास, रफ खान और सुमित्रानंद पंत और मैथिली शरण गुप्त दिया गया है। तो दोस्तों उसमें भी आपको यही करना है, ये जो आपका दिया है इसमें भी आपको यही करना है। इसमें आपको क्या करना है, जैसे तुलसीदास का आप लिख रहे हो तो आपको यहाँ पे लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 6, और यहाँ पे का लिखा है तो उसमें आपको खा लिखना है। खा लिखने के बाद आपको यहाँ पे जैसे अब ये पहला ही कर रहे हो तो पहला डालने के बाद अब ये लिखोगे कि गोस्वामी तुलसीदास लिखने के बाद आप संक्षिप्त परिचय लिखोगे, फिर उनका नाम, जन्म स्थान, मृत्यु स्थान, फिर रचना, यही आपको फॉर्मेट बना के लिखना है। फिर नाम में उनका आपको गोस्वामी तुलसीदास लिख देना है। फिर जन्म उनका जो है तो मान लीजिए आप 1789 लिख लीजिए, या फिर आप लिख लीजिए 1889, तो जैसा आपका हो वो हिसाब से जो आपको ध्यान में आ जाए वो लिख दीजिए। दोस्तों इनके में आपका जन्म स्थान, जैसे इसमें आपने काफ़ी लिखा है तो उसमें बनारस लिख दीजिए, आपका इनका जन्म बनारस में हुआ। इनके मृत्यु सन 1904 अगर लिखा है तो उसमें 1945 दिखा दीजिए। नहीं 1945 हम नहीं दिखा सकते क्योंकि उनका जन्म पहले ही हो चुका था। तो दोस्तों आप 1789 आप
दिखा रहे हैं इनका जन्म स्थान, तो इनके मृत्यु स्थान आपको 1800 कुछ दिखा देनी है। फिर दोस्तों आपके इनके जो मृत्यु स्थान है वो बनारस डाल दो या फिर कुछ भी डाल दो। उसके बाद दोस्तों आपकी इनकी रचना जो है वो आप लिख दो। पहले तो आपका महाकाव्य इन्होंने वही लिखा था रामचरितमानस, तो आपको यहीं पे यहाँ पे रामचरितमानस डाल देना है, वही सबसे बड़ा ग्रंथ है। बस दोस्तों आपका ये हो जाता है, आपको पूरे नंबर इसमें मिल जाएंगे। फिर दोस्तों 7वां आपका दिया गया है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। दोस्तों अगर आपने श्लोक नहीं याद किया है तो इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे आइए समझ लेते हैं। जैसे कि दोस्तों इसमें आपका पूछा गया है कि एक आपको श्लोक लिखना है, तो दोस्तों आपको श्लोक नहीं पता है तो आप यहाँ पे लिखोगे प्रश्नोत्तर संख्या दोस्तों आपका 7 दिया गया है, तो आप लिखोगे प्रश्नोत्तर संख्या 7। अब यहाँ पे लिखोगे श्लोक लिखने के बाद दोस्तों जैसे आपको श्लोक नहीं पता है तो दोस्तों आपको क्या करना है, तो जो आपका श्लोक ये दिए गए हैं ये श्लोक आप भूल कर भी ना लिखना। ये जो आपके 2 श्लोक दिए हैं ये आपको बिल्कुल नहीं लिखना है। श्लोक दोस्तों ये दोनों आपको नहीं लिखना है, अगर आप ये लिखोगे तो एग्जामिनर आपको एक भी नंबर नहीं देगा। तो दोस्तों आपको लिखना क्या है, तो दोस्तों आपको ये जो लिखा है तो आपको कैसे इसमें लिखा है, जैसे कि दोस्तों इसमें लिखा है नागरिका बहुकालम यावत अचिंतयत। फिर आपको यहाँ लिखने के बाद ये जो आगे है परम प्रहलिकाया उत्तरम दातुम समर्थना बहुत, ये वाले पंक्ति आपको नीचे लिखना है इसके जस्ट नीचे। फिर दोस्तों आपको क्या करना है, अतः ग्रामीरम अवदत अहम अश्य प्रहलिकाम उत्तरम न जानामि, तो इसका उत्तर आपको एकदम नीचे इसके लिखना है। उसके बाद दोस्तों इदम फ्रुत्व ग्रामीरा अकथयत यदि भवान उत्तरम न जाना तर्जम ददातुम 10 रुपये कांरी, तो ये दोस्तों आपको उसके नीचे लिखना है। तो आपका ये श्लोक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर दोस्तों आपका 8वां प्रश्न दिया गया है। दोस्तों इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लीजिए। तो दोस्तों आपको प्रश्नोत्तर संख्या 8 लिखना है। फिर आपको लिखना है वीरा वीरेन पूजते, तो दोस्तों आपको ध्यान में आ जाएगा कि वीरा वीरेन पूजते, तो आप प्रश्न 1 डाल के वीरा वीरेन पूजते लिख दोगे। फिर दोस्तों इसमें लिखा पदेन बिना किम दूरत याद, तो आपको जो याद में आए तो आप ऐसे लिखोगे कि पदेन बिना, इसका किम आपको नहीं लिखना, इसमें पत्रम लिख दो या कुछ भी आपको ध्यान में आए वो लिख दो कि पदेन बिना पत्रम दूरम याद, आपके 2 ये हो जाएंगे। फिर दोस्तों आपका अगला दिया गया है 9वां नंबर। इसमें दोस्तों आपका निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। इसमें दोस्तों एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। निबंध कैसे लिखना है बता दे रहे हैं, तो आपको ट्रिक के माध्यम से लिखना है। तो पहले देखो दोस्तों इसमें देश प्रेम, तो दोस्तों आपको ये समझना है कि जो देश प्रेम है इसमें आप बना के लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। फिर दोस्तों आपका है आतंकवाद की समस्या और समाधान। अगर आप आतंकवाद की समस्या और समाधान को बनाकर लिख सकते हो तो आप इसे लिखोगे। जब प्रदूषण और मानव जीवन या आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो दोस्तों हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप प्रदूषण और मानव जीवन पर लिखें। अगर आपको आता है कि देश प्रेम पर हम बना कर लिख सकते हैं 1 से 2 पेज का, तो आप बनाकर लिख दोगे। अगर आपको नहीं पता है तो प्रदूषण दोस्तों आप लिख सकते हो, क्योंकि इसमें आपका ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इसमें जल प्रदूषण वगैरह बहुत प्रदूषण आ जाते हैं। इसमें मानव विज्ञान भी आप शामिल कर सकते हो, तो ये आपका लंबा बन जाएगा। तो दोस्तों इसे कैसे आप लिखेंगे, पहले तो दोस्तों आपको लिखना होगा प्रस्तावना। क्या दोस्तों लिखना होगा, प्रस्तावना। पहले आप लिखोगे प्रश्नोत्तर संख्या 9, फिर ऊपर लिखोगे निबंध। निबंध लिखने के बाद दोस्तों आप लिखोगे, अगर तीसरा आप कर रहे हो तो तीसरा प्रदूषण और मानव जीवन। फिर दोस्तों आपको लिखना है प्रस्तावना। प्रस्तावना में दोस्तों आप जो हेडिंग बनाओगे आपको 5 हेडिंग बनाना है। इसमें दोस्तों आपकी जो आखिरी और 5वें हेडिंग होगी वो होगी उपसंहार, होगी दोस्तों उपसंहार। ये दोस्तों आपकी लास्ट हेडिंग हो जाएगी उपसंहार, और बीच में आप जो बना पाओ वो अपना बना लो, है ना दोस्तों। तो दोस्तों ये आपके रहे हिंदी की कॉपी, आप बिना पढ़े कैसे लिख पाओगे। अगर दोस्तों आप ऐसे लिखोगे तो हम गारंटी लेकर कह रहे हैं कि आपके इसमें 80 से 85% नंबर आप आसानी से स्कोर कर सकते हो। नंबर 1 की ट्रिक है, ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, ये हमारा दावा है। तो आई होप दोस्तों आज के ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।